वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर डिपेंडेंट। ठीक है, तो कृषि भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, और भारत की मुख्यतः अर्थव्यवस्था, अधिकतर जनसंख्या मतलब जो है वो कृषि पर आश्रित है। ये जो क्लास है ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में बनते हैं, और ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों का योगदान, उसमें उत्पादन, निर्यात, आयात, ठीक है, और उस जीडीपी में योगदान, इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और साथ ही साथ जो कृषि में सुधार हुए हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार से, जैसे जैसे देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद से वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये काफ़ी लंबा चलेगा, इसे 2 या 3 पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, और ये आपका रिवीजन के तौर पर हम इसको क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, तो किसान दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष किसान दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्म दिवस पर यह प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जब हम खाद्य प्रबंधन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या करता है, इसमें एक बफर स्टॉक होता है, खाद्यान्नों की खरीद है, उनका वितरण, उनका भंडारण आदि, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, उद्देश्य नहीं है बात करें तो खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, बफर स्टॉक, रख रखाव, खाद्यान्नों का निर्यात, ये आदि सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जेनेटिक उद्योग वो उद्योग कहलाते हैं बेसिकली जो विक्रय, मतलब आपका सेल के उद्देश्य से कुछ ऐसे प्रजाति के पौधे या जंतुओं के उनके विकास में, उनके प्रजनन में मतलब संलग्न हो। ठीक है, तो उसको जेनेटिक उद्योग कहते हैं। ठीक है, जैसे इस उद्योग का मुख्य उद्देश्य जैसे विक्रय से लाभ कमाना होता है। ठीक है, तो ये कौन सा उद्योग होगा, इसमें इसमें किसको आप शामिल करेंगे, कृषि को शामिल कर सकते हैं। बाकी ये मछली पकड़ना, खनन, ये नहीं है। ठीक है, ये विकास संबंधित नहीं, ये तो आप उनका अवशोषण या अवशोषण कैसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको आप उनका प्रयोग कर रहे हैं उनका। ठीक है, और ये कृषि आप उनका निश्चित चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक, इसमें जेनेटिक उद्योग के बारे में डिटेल में मेंशन कर रखी है कि जेनेटिक उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो विक्रय के उद्देश्य से निश्चित प्रजाति के पौधों, जंतुओं के प्रजनन तथा वृद्धि में संलग्न हो। ऐसे उद्योगों का मुख्य उद्देश्य विक्रय से लाभ कमाना होता है, जैसे पौधों की नर्सरी, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि। तो इसमें जो कृषि वाला पॉइंट था ये आप शामिल कर सकते हैं। बाकी मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन, ये आप उनका प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश का माना जाता है। ठीक है, यूपीएससी का प्रश्न है 2020। ठीक है, तो कृषि में सार्वजनिक निवेश की अगर बात करें हम लोग, बड़े ध्यान से चलिएगा, सार्वजनिक निवेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो सार्वजनिक निवेश में ऐसा निवेश जो कृषि के उत्पादन के लिए, उसके विकास के लिए कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट कर रही है वो है। ठीक है, तो इसमें आपको मेरा ध्यान से चलना पड़ेगा। पहला जैसे आपका एमएसपी डिसाइड करना, अगर एमएसपी डिसाइड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का निवेश नहीं हो रहा है, निवेश नहीं हो रहा है, वो सिर्फ किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है। उससे अगर एक तरफ से अगर गवर्नमेंट के पक्ष में सोचें तो एमएसपी पे अगर वो खरीद रही है तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का अदरवाइज मत लीजिएगा, एमएसपी पे ले रही तो गवर्नमेंट का वो निवेश नहीं हुआ, वो एक उदारता वाला आप कह सकते हो चैप्टर है, बट ये एमएसपी पे निवेश नहीं कहा जाता। ठीक है, दूसरी बात, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये निवेश कह सकते हो आप। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो अपने जो प्राथमिक कृषि, जो आपके ऋण प्रदान साख समितियां हैं, उनका कंप्यूटरीकरण से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, अधिक से अधिक किसानों को उन ऋण सही समय पर पहुंच जाता है। ठीक हो, ये सही है। दूसरा, सामाजिक पूंजी का विकास, अगर सामाजिक पूंजी का विकास करती है गवर्नमेंट तो ये भी इसका सार्वजनिक निवेश माना जाता है। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, अब देखिए ध्यान से चलिएगा, अगर आप निःशुल्क आप बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है ना, तो वो निवेश में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तीसरा, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि की ऋण माफी, ठीक है, ये भी अगर ऋण माफ कर रहे हो तो ये भी निवेश में काउंट नहीं होगा, ये भी गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, भले ही वो एक अच्छे इरादे के साथ किसानों के डेवलपमेंट के लिए आप प्रयास करे जा रहे हो। ठीक है, ऋण माफ़ी करना, उनको आपको क्या कहते हैं छूट दे देना, ठीक है, इन सब चीज़ों से निवेश नहीं है, ये निवेश में काउंट इसको नहीं करेंगे। सरकारों द्वारा शीतगार सुविधा को उपलब्ध कराना, शीतगार सुविधा जैसे आपका कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध करा दिया, ये एक निवेश है आपका। सही अच्छे समय तक जो आप लंबे समय तक आप फसलों को वहाँ पर रख सकते हैं, अपने सब्जी फल सब्जी को वहाँ पर रख सकते हैं, ताकि
वो सुरक्षित रखें और ख़राब होने से बचा जा सके और नुकसान कम हो, ठीक है? तो उत्पादन रहेगा और नुकसान कम होगा, भंडारण अच्छे से हो पाएगा, तो फिर उसका आगे सेल भी अच्छी हो सकती है। तो ये है आपका 3 चीज़ें जो थी ना, ये सब कहते हैं इनको निवेश, जिससे आपको कृषि उत्पादकता और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो। भाई, आप कोई भी निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट लॉस के तो नहीं करते ना, आप लॉस के तो नहीं करते, ठीक है? हाँ, दान देते हैं, वो आपकी उदारता है, आप किसी का फ़ायदा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, वो एक अलग है, लेकिन मदद निवेश में काउंटर नहीं होता। तो इस तरह से सरकार जो है, वो किसानों को एमएसपी देकर, उनके ऋण माफ़ी कर कर, ठीक है? और उनको निःशुल्क बिजली की आपूर्ति देकर, ये निवेश नहीं है, वो एक तरीके से उदारता वाला मैटर आ जाता है, ठीक है? बाकी निवेश वो होता है जिससे वो कुछ लाभ कमाना चाहती है। तो इस प्रकार कंप्यूटरीकरण करना, सामाजिक पूंजी का विकास करना, कोल्ड स्टोरेज स्थापित करना, ये आपका निवेश में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने समय लिया, उम्मीद करता हूँ ये आपको मैंने चीज़ें क्लियर कर दी होगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, ठीक है? प्रतिवर्ष 6,000 के हिसाब से, ठीक है, जो गवर्नमेंट द्वारा किसानों के खातों में पैसा डाला जाता है, ठीक है, उसे प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि योजना कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए, ये निवेश नहीं है, आप 6,000 जो प्रतिवर्ष किसानों के खातों में डाल रहे हो, ये निवेश नहीं है, ठीक है? ये एक आप उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दे रहे हो, ठीक है? आप अपना, हमारे देश के किसान हो, आप इसको करिए। ये करी गई थी 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है? तो इनमें से जो डेट है, ये कोई भी डेट सही नहीं है, तो याद रखिएगा 24 फरवरी 2019 को, ठीक है, पहले किस्त डाली गई थी। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जिले को इस योजना को प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है, ठीक है? तो ये आपका इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है? तो ई नाम योजना स्टार्ट करी थी, तो देश की जो प्रमुख मंडियां हैं, सारी लगभग मंडियों को एक साथ जोड़ने का फायदा ये हो जाता है कि उससे क्या होगा कि पूरे देशव्यापी जितनी मंडियां हैं, उनका रेट एक जैसा हो जाए और किसानों को कहीं भी इसको बेचने में असुविधा ना हो, ठीक है? इसको प्रारंभ किया गया था 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल, ठीक है, 2016 को प्रारंभ किया गया था इस योजना को, ठीक है? तो इसके लाभ अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है, सॉरी, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, ठीक है? ये बिल्कुल सही है, ई नाम बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है? और दूसरा है, यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। तो आप ई नाम, उसके तहत आप अपनी फसल को पूरा, आप इस फसल को देखना है कि मेरी फसल का क्या रेट है, तो वो पूरा देशव्यापी आप उसमें पूरे देश में देख सकते हो कि मेरी फसल का क्या रेट है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, उसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो मैं लेने जा रहा हूँ, वो किस रेट में मेरे को मिलेगी और कितना मेरे को फायदा हो रहा है, कितना मेरे को नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ठीक है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कब प्रारंभ किया गया था। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, डेट वाइज क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 14 अप्रैल 2016 को ये ई नाम योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बारे में पूरी जानकारी ये मेंशन कर रखी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, ठीक है? तो सहकारी कृषि के विचार का समर्थक जो चौधरी चरण सिंह जी थे ना, चौधरी चरण सिंह, ये सहकारी कृषि के समर्थक नहीं थे, ठीक है? उनका देखिए, उन्होंने किसी आर्थिक विकास का विरोध नहीं किया, बट उन्होंने कहा था कि उनका जो विचार था कि सहकारी फार्म भारत में सफल नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये चौधरी चरण सिंह हो जाएगा। बुल्क बुल्क कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? जैसे हमारे थंबनेल में ये क्वेश्चन ऐड था, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये क्या होता है कि ऐसे किसान जिनके पास साधन तो है, अपना वो खेती भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट अपने आप को वो धनाढ़ नहीं हो पाते, ठीक है? तो उन्हें बैल पूंजीपति कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है, ठीक है? तो देखिए, कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए, ठीक है, तो कौन सी ऐसी आप चीज़ देख सकते हैं जो आपको लगता है कि ये इसको प्रेरक बनाया गया है? तो देखिए, मध्यस्थों की समाप्ति बिल्कुल सही है, भूमि धृति सुधार, ठीक है, जोतबंदी की हदबंदी, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, ये कृषि संरचना को डेवलप कर कर कृषि के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास में ये सारी चीज़ें की गई है, ठीक है? तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है? जो पट्टेदारी प्रथा था, नियम था, उसमें जो सुधार किया गया था, उसमें ये कौन कौन से, इसमें आपको चीज़ें समझ आएंगी। एक लगान का विनियमन किया गया, ठीक है, अवधि की सुरक्षा दी गई,
पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा भी की गई, ठीक है। तो ये लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका उद्देश्य समाज न्याय के दृष्टिकोण से पट्टों या जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण, ठीक है, जो आपके लैंड रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, जैसे हदबंदी की गई, ठीक है, चकबंदी की गई, ये सारी चीज़ें लैंड रिफॉर्म्स में आती है। तो ये सारे के सारे चीज़ें आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। सो माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी, तीनों की तीनों ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ के बारे में मेंशन कर रखी आप देख सकते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो भारत में समस्या यही है, ठीक है। एक अगर सीमांत का किसान की बात करें, ठीक है, तो उसका जो जोत का आकार है प्रति किसान के देखें तो 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में ना तो वो लाभ कमा पाता है, ना सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, जीवन निर्वाह हेतु कृषि की जाती है भारत में। ये भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। और अन्य देशों में जहाँ पर भूमि के जोतों का आकार बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जीवन निर्वाह कृषि के लिए नहीं की जाती, वहाँ व्यापारिक कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये भारत और अन्य देशों की कृषि में फर्क होता है। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, वो किस प्रकार का किसान जाना जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है लघु कृषक कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी है, अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी है। अगर सीमांत कृषक है तो 1 या उससे कम अगर उस हेक्टेयर के बराबर उसका जोत का आकार या खेत है तो वो सीमांत कृषक के अंतर्गत आता है, ठीक है। पहली चीज़ ये होगी। मध्यम कृषक 4 से 10 हेक्टेयर में, ठीक है। बड़ा कृषक 10 हेक्टेयर से या उससे ज़्यादा, और लघु कृषक 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। तो ये इस चीज़ को आप नोट भी कर सकते हैं कि मैंने मेंशन कर दिया है, एग्जाम में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं 1 सेकंड के लिए रुक जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे अब हम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी कारक है, ठीक है। तो कौन सा प्रभावी कारक है, सबसे ज़्यादा प्रभावी कारक अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण निर्धनता ही भारत में कृषि विकास की धीमी गति के लिए ये प्रमुख कारक है, ठीक है। अगला देखते हैं। ओके, ये है यूपीएससी 2000 का प्रश्न है, ठीक है। इसमें जो हमारे भूमि सुधार किए गए थे उनके बारे में जानकारी दी गई है, उनको हमें मैच करना है। तो उस तत्कालीन समय में कौन कौन सी ये किस प्रथा के तहत ये चीज़ें की गई, ये हमें एक तरह से देख के चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, ठीक है, बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि की गई थी वो जागीरदारी प्रथा के अंतर्गत आती थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, ठीक है। तो मालगुजारी के इजारेदारों तथा तहसीलदारों को आवंटित भूमि ये थी जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आती थी, ठीक है, ये जमींदारी प्रथा हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो है, उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, ये थी रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत, ठीक है। और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व प्रथा, ठीक है, या बंदोबस्त जिसे कह सकते हो, वो महालवाड़ी प्रथा थी, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न समय में ये प्रथा की गई थी, ठीक है, जो चलाई गई थी भारत में। जो ब्रिटिश दौर था उससे लेकर वर्तमान समय तक इस प्रकार से ये भूमि सुधार भी किए गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें सारे मैच कर ली होगी और आपने इनको नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। और अगर इसको हम देखें तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें, आप पीडीएफ में बाद में चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में कितना है, ठीक है। तो ये तत्कालीन समय का प्रश्न है 2012 का, ठीक है। लेटेस्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो ये जो योगदान है यह लगभग आपका 19% के आसपास पहुंच गया है, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग है। लेटेस्ट आंकड़ों का मैं अपडेट करूंगा अभी, जैसे अभी इसमें करंट के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो ये 19% के आसपास पहुंच गया है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अब तो घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आप उसको घटा हुआ इसलिए मानेंगे कि बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है, ठीक है। तो ये 2012 का प्रश्न है, तब भी मध्य प्रदेश था और आज के डेट में भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि सोयाबीन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है कि आपको ये एक बहुत प्रमुख जानकारी है, ठीक है। अगर आपको जाते होंगे एग्जाम में, अगर पूछ जाता है कि सोपा क्या है, सोपा SOP है, ठीक है, द सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। इसके द्वारा खरीफ जो फसल होती है, ठीक है,
इसके 2022 के आंकड़े जारी किए गए थे और इसमें सोपा की जो खरीफ की फसल के अंतर्गत मध्य प्रदेश का स्थान सर्वाधिक है। वर्तमान में भी मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, ये 3 प्रमुख आपके राज्य हो जाते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग जो विभिन्न फसलें हैं उनके लेटेस्ट आंकड़ों के साथ भी आपके साथ आएंगे, और जो आपका जो आर्थिक घटना चक्र है ना, ठीक है, तो उसको भी हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे 2023-24 के आंकड़ों के साथ। आप बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करेंगे। निम्नलिखित देशों में किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है? तो ये वर्ष 2000 की बात कर रहा, लेकिन मैं वर्तमान में भी बात करूंगा तो तब भी 2014 में भी कपास का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में था, और वर्तमान में अगर बात करें तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी इसलिए लेके आई जाती है कि पुराने क्वेश्चनों का संदर्भ उठाना होता है हमें। उससे क्या होता है कि वर्तमान के जो क्वेश्चन है उससे हम रिलेवेंसी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है भारत में, ये होता है इसमें पंजाब में होता है सर्वाधिक, ठीक है। पंजाब का उत्पादन सर्वाधिक है। पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है, ठीक है। मैं राजस्थान को आरजे से लिखता हूँ। और तीसरे नंबर पर आता है गुजरात, ठीक है। तो ये कपास के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य हैं, ठीक है। इनको याद रखिएगा। फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ठीक नहीं था, तो ऑप्शन ई हमारा ये हो जाएगा। भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है, किसके उत्पादन के प्रयुक्त होती है? कपास के फसल के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, ठीक है। तो ये पुराना प्रश्न है, तो अगर मैं देखूं इसको 21-22 की आर्थिक समीक्षा करे जाए हम लोग 21-22 की, तो उसका अनुमान हम देखेंगे, क्योंकि इसका जो रिलीज होता है वो 2023 में रिलीज होता है। तो 21-22 के आंकड़ों को हमें लेकर चलना होता है। जैसे हम 2024 से पहुंचेंगे तो उसको 22-23 का रिलीज होगा, तो इस तरह हमें देखना होता है, ठीक है। तो इसमें जो अनुमान था, ये अनुमान लगभग हमारा हो जाता है 109 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी आपको ऐड करके दी हुई है समीक्षा, आर्थिक समीक्षा का जो हुआ था हमारे लास्ट में, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार, ठीक है, चतुर्थ अग्रिम अनुमान लगाया जाता है, उसमें 109.5 मिलियन टन है, ठीक है। वर्ष 22-23 के लिए लगाया गया, देखिए ये तो 20-21 के लिए था, ठीक है। 109 22-23 के लिए अनुमान लगाया गया तो 112, ठीक है। और जबकि 21-22 के लिए यह 107 मिलियन था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंकड़े पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम में सोच समझ के एग्जाम में चलना होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने सारी चीज़ें आपको लास्ट में पीडीएफ में ऐड कर दी है, तो आप इसमें आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम। ये पुराना आंकड़ा है, वर्तमान पे जो लेटेस्ट आपको जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार ये आंकड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लेटेस्ट आंकड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारा भारत का कृषि उत्पादन का है, जिसमें भारत का प्रत्येक जो क्षेत्र है उसका योगदान भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको पीडीएफ के साथ ही मिल जाएगी, किस किस में कौन से अपना राज्य का योगदान सब सर्वाधिक है। हम सिर्फ गेहूं को देख रहे थे अभी फिलहाल, ठीक है। तो गेहूं में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब। इसको आप याद रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। राज्यों का योगदान तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। चावल में बात करें, ठीक है, चावल की अगर बात करें तो चावल में सर्वाधिक योगदान आता है उत्पादन की दृष्टि से पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब, ठीक है। इसी प्रकार मक्का के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये आपके पीडीएफ के साथ ही ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे ये है, फिर जूट संबंधी क्वेश्चन एग्जाम पटवारी वाले एग्जाम में शायद जहाँ तक मेरे को लगता है आया था। तो ये सारे क्वेश्चन तभी बन सकते हैं जब आप आर्थिक समीक्षा वाला को अच्छे से पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो और बाकी ये जो चीज़ें हैं, वैश्विक उत्पादन की बात करें तो उसमें भी सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। तो उसमें कौन से राष्ट्र जो है वो नंबर 1 पे हैं, दूसरे पे हैं। जैसे चावल में देखिए चीन नंबर 1 पे, फिर भारत, बांग्लादेश। इसी प्रकार गेहूं में चीन, फिर भारत, फिर रूस। इस प्रकार से ये उत्पादन की दृष्टि होती है। तो ये पीडीएफ में आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक। ओके, तो हमारा जो आंसर था जो हमने निकालना था, तो पहले नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, गेहूँ की दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे तो हमारा कोई भी सही नहीं है, तो आप अलग से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार आपको लिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, ठीक है। पंजाब जो तीसरे नंबर पर चला गया, अब यूपी नंबर 1 पे आ गया, याद रखिएगा। निम्न राज्यों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। चावल उत्पादक की दृष्टि से कौन से राज्य सर्वाधिक है? तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, नंबर 1 पे चावल उत्पादक में आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल किससे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पंजाब आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है।
तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आप इसमें तो आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर भी आप इसको नोट करके चलिए, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन होगा 2022 का, ठीक है। तो ये आपके लेटेस्ट आंकड़े हो जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था कौन सी है, ठीक है। तो क्रांतिक अवस्था वो जाती है जो सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है, तो ताज निकलने की अवस्था, जब गेहूं की बाली माफ करेगा, जब गेहूं के जो छोटे छोटे अंकुर निकल जाते हैं और थोड़ी सी फसल बाहर आ जाती है अंकुर निकलने के बाद, तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है सिंचाई के लिए। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है, ठीक है। ये 2016 का है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम वर्तमान अगर आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें, तो वर्तमान में जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा 14 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। ओके, 14 करोड़ हेक्टेयर इसमें है, ठीक है। उस समय कम था, वर्तमान में ये हो गया आंकड़ा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया? आजकल पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, और वो थी कौन सी, 1961-65 के दौरान, जब चीन और पाकिस्तान का युद्ध एक साथ ही लगभग दो युद्ध हो गए थे लगातार हमारे बीच। तो ये उस समय ऋणात्मक अर्थव्यवस्था या ऋणात्मक विकास पे प्रश्न किया था, तीसरी में प्रश्न किया था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को देखा। अभी इसमें काफ़ी सारी लगभग मुझे लगता है कि 4 क्लासेस और लगेंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अभी और आनी बाकी हैं। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।